सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बड़े अफसोस के साथ प्रोग्राम जब हम आगाज़ कर रहे हैं तो आज जो रिपोर्ट कोरोना से मुतल्लिक है वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हैं, लेकिन सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि ना ही हुकूमतों की संजीदगी का आलम वो है जो पहली वेव में था, ना ही पाकिस्तानी अवाम उस तरह से संजीदा हो रही है जिस तरह से पहली वेव में थी। ना पहले की तरह वो पाबंदियाँ खुद पर लागू की गई हैं लोगों ने, ना ही वो पाबंदियाँ हुकूमत या इंतज़ामिया की जानिब से लागू की गई हैं। लेकिन अगर आपको फिगर बताएँ तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को 67 हलाकतें हुई थी, 67 लोगों की जान गई थी। लेकिन आज का जो 24 आवर्स का फिगर है, पिछले 24 घंटों में वो 66 अमवात कोरोना से हो चुकी हैं। जुलाई का आपको याद होगा कि किस तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल थी, लोग अपने आप को बिल्कुल महफूज किए हुए थे, कारोबार उस तरह से खुलेआम नहीं था और ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल होता हुआ सोशल डिस्टेंसिंग हमें नज़र आ रही थी। लेकिन आज सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा है, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, अपोजिशन के जलसे हों, आम आदमी का कारोबार हो या ट्रैवलिंग हो, सब कुछ एक तरह से चल रहा है। लेकिन इस सारे में कोरोना जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल रहा है वो कोई संजीदा नहीं हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, डॉ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वक्तन फ़वक्तन हमें वक्त देते हैं और बात भी करते रहते हैं, बता भी रहे होते हैं कि क्या पेशरफ्त हो रही है इलाज के हवाले से। लेकिन जो सूरत हाल आज है, मैं डॉक्टर साहब से आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो फिगर्स मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटों में 2458 केसेस जो है फ़ाल केसेस है, तादाद बढ़कर 49,105 हो गई है। आज से तकरीबन 3-3.5 माह पहले 5-5.5 हज़ार फ़ाल केसेस पर तादाद आ गई थी। अब वहाँ से चलता हुआ ये 50,000 के करीब पहुँच रहा है। अभी तो हमारी टेस्ट कैपेसिटी भी कम है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो ये सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ जो बढ़ रही है, बुनियादी क्या वजह हो रही है? पहले भी तो लोग थे, केसेस 5,000 हो गए, अब ये 50,000 तक जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस अहम मौजू पे आपने मौजूद किया और आप मुसलसल जो है कोरोना पे अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू बहुत अहम जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन ये तशवीशनाक हालात मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। अगर हम पहले भी इस तरफ निशानदेही कर चुके थे कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी और कोविड का सेकंड वेव जो है शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। और जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि आवाम की जो पार्टिसिपेशन है और बाकी जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं जिनमें हुकूमती भी हैं और NGOs वगैरह हैं, उनका अहम रोल होता है। जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारियों से बेहतर तरीके से अहदेबरा नहीं होंगे, यकीनन ये मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा। और यही हो रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इस बार शो नहीं की है, तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़दशा है कि दिसंबर का आखिर है या मिड ऑफ दिसंबर है और जनवरी फरवरी, ये 2 महीने हमारे बड़े सख्त हो सकते हैं। पहले से इसका इशारा हो चुका है। आज जिस तरह आपने डेथ टोल जो आपने बताया है या पॉजिटिव केसेस की जो शरह है, वो कल रात हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं और मुसलसल इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो इस बात की शिद्दत से एहसास और ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जिस तरह जून और जुलाई में हमारे पास ICUs में जगह नहीं थी और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बेताशा रश था और काफ़ी लोग जो है उनको तिब्बी सहूलियात में असर नहीं हो पा रही। खदशा है कि हम उन्हीं सूरत। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, अगर यही सूरत हाल रही तो हमारे पास तो वही हेल्थ सिस्टम है, वही लोग हैं और वैसी सूरत हाल होगी तो फिर हम क्या करेंगे? ये सवाल अपनी जगह कायम है। लेकिन इस वेव के हवाले से बार बार जो रिसर्चेज हम देख रहे थे कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है पहले से, लेकिन संजीदगी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहब से पूछेंगे करना अब क्या है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, इस मरज़ में गर्मियों में जब ये आया आप भी मुब्तला हुए, अल्लाह ताला ने आपको भी सेहत दी, मैं भी इसी मरज़ का शिकार हुआ, फिर हम ठीक भी हुए। अब सूरत हाल जो उस वक्त और इस वक्त कंपैरिजन करते हैं हम,
ये तकरीबन 5 से 6 माह के फ़र्क से, तो किसी सेक्टर में हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सूबाई हुकूमतें हों, आम आदमी हो, ताजिर हो, जॉब्स करने वाले लोग हों, सब जगह गैर संजीदगी का अमल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हुकूमतों को तो हम जिम्मेदार करें, बहसीत कौम हम शायद सीखना भी नहीं चाहते, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कबूल भी नहीं किसी मरज़ को करना चाह रहे हैं। तो अगर ये गैर संजीदगी रही तो फिर तो अपनी तबाही तो करेंगे, पूरे मुल्क के बाकी लोगों की, अपने घर वालों की, इर्द गिर्द की तबाही के भी मौजब खुद ही हम बन सकते हैं। अवाम बात यह है कि अगर हमने चीज़ों को इस तरह से देखना है तो फिर हमने एक रियासत के शहरी के तौर पर अपना शहरी होना क्यों कबूल किया है, और एक रियासत क्यों अपना वजूद रखती है अगर अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं पाती है। रियासत पर जो लोग हैं, इंजन पर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग स्टीयरिंग हाथ में लेकर गाड़ी चला रहे हैं, क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि किस कदर ख़तरनाक एक जो वायरस है वो फैला हुआ है, और यहाँ नहीं फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है। और अमवात जो हैं आप तो 66 तक पहुँचे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया को देखें, ब्राज़ील को देखें, आप इटली को देखें, आप स्पेन को देखें, अब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात भी बढ़ रही हैं और सैकड़ों में जा रहे हैं। आप ईरान को देखें, आप और मुल्कों की तरफ देखें तो वहाँ पर अमवात बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ आज तक जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने तो कभी कोरोना को कोई मसला समझा ही नहीं, और मुख्तलिफ नाम दे दिए कि जी हम स्मार्ट लॉक कर रहे हैं, कोई मिनी स्मार्ट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट कर रहे हैं, कोई बम्पर स्मार्ट कर रहे हैं, इस तरह के कोई ले रहे हैं, और उसमें पता नहीं चलता है। हमने देखा है ना लाहौर में, ना पिंडी में, ना मुल्तान में, कराची में एक हद तक ये हो गया है कि शाम को 8 बजे के बाद बाज़ार बंद होते हैं, 8 बजे तक कोरोना को इजाज़त है कि वो जो चाहे करता रहे। ये सारी सूरत हाल है। हमारी कोई हुकूमत इसको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। पिछली मरतबा सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया था और फैलाव को रोका था, और यहाँ टेस्ट भी ज़्यादा हुए थे, और इस वजह से हमें अंदाज़ा भी हुआ था कि किस तरह इसका फैलाव हो रहा है। और अब सूरत हाथ जोड़ रहे थे लोगों के आगे कि ये कोरोना बड़ा संजीदा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वो खुद कोरोना के बायस इसका पॉजिटिविटी का शिकार भी हुए हैं, मुराद अली शाह साहब, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिंध में पहले वेव की तरह उस तरह के इकदाम भी नज़र नहीं आ रहे। ख़ुद सियासी जमात के तौर पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी जितनी ज़बरदस्त थी और जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा था लगारी साहब, वो इस बार यहाँ भी नज़र नहीं आई। वहाँ तो खैर तनकीद पहले भी हो रही थी, पंजाब, KP या बलूचिस्तान में। उन्होंने इंस्टिगेट किया है, इस बात को बहुत क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये अब तेज़ी के साथ जिस फैल रहा है, अब NCOC की मीटिंग्स में मुख्तलिफ जो है वो मराहिल की भी बात की जा रही है, मुख्तलिफ इक़दामात की भी बात हो रही है, लेकिन बहसीत हुकूमत, बहसीत इदारों, बहसीत अवाम जिस संजीदगी का मुजाहरा पहली वेव में नज़र आया है वो अब ना हुकूमत में है, ना बाकी इदारों में है, ना आम आदमी में है। तो अब इसको अगर यही इसी तरह से फैला, जो हमारे पास फिगर्स हैं पिछले 24 घंटों के, ये तो बहुत खौफनाक है। तो फिर क्या किया जाए डॉक्टर साहबा? देखें जी, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अब ये वबा जो है ये खतरनाक हदूद को छू रही है और हम एक बहुत सीरियस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। मगर पिछली वेव और इस वेव के दरमियान एक फ़र्क ये कि अब हम इस वेव को बेहतर तरीके से हम कोरोना के फैलाव को समझ सकते हैं कि ये किस तरह से फैलता है, और इसी तरह से हम इसकी फैलाव को रोकने के तरीक़ों को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से मीडिया ने अपना रोल अदा किया, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपने SOPs एडवाइजरीज इशू की हैं, हर कारोबार हो, स्कूल्स होते, मार्केट प्लेसेस हैं, आपकी जितने भी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम है, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सब चीज़ों के लिए SOPs अब हमारे पास मौजूद हैं। मगर डॉक्टर नौशीन अहमद साहब से हम दोबारा से राब्ता करेंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त ट्रैवल कर रही हैं, उनसे हमारा बात हुई थी, उन्होंने वादा किया हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ट्रैवल के दौरान कहीं ना कहीं उनके सिग्नल्स का कोई इशू हुआ है, तो डॉक्टर साहब से दोबारा से बात होगी। लेकिन डॉक्टर सईद खान साहब, डॉक्टर साहब अब इस सारी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? डॉक्टर साहब ये पिछले जो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फिगर्स हैं
वो और आज 1 नवंबर के जो फिगर्स हैं ये बहुत खौफनाक है, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब करना क्या होगा सर इस सारे अमल को कि ये दोबारा से हम इस पर काबू पा लें, रोका जाए, या फिगर वापस चले जाएं? ये एक ही सूरत में वापस जाएगी जब हम उस जैसी काविशें शुरू कर दें और सब लोग मिलके करें। जब तक सब लोग मिलके उसी तरह मेहनत नहीं करेंगे, ये हमें इस वायरस से सीखना चाहिए। मैं तो ये मिसाल देता हूँ कि हमें इस कोरोना वायरस से सीखना चाहिए। कोरोना वायरस आया और छा गया पूरा, वो बीमारी पहले से शिद्दत से फैला रहा है, काफी कंफर्ट हो गया वो, तो उसको हम कहते हैं वो अपने आप में चेंजेस लेके आया, म्यूटेशन लेके आया, एडॉप्टेशन लेके आया। हमें भी अब एडॉप्ट होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी जो है हमारे साथ साथ चल रही है। तो हम पहले जैसे नहीं रह सकते कि जिस तरह हम पहले रहते बीमारी से पहले। अब बीमारी के वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो हमें सब ने मिल के इक़दामात करने हैं कि जो इंडिविजुअल किसी शहरी की जिम्मेदारी है वो खुद उस जिम्मेदारी को पूरा करें, हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट की और जो भी हेल्थ सेक्टर के लोगों की, मीडिया की, सबको मिल के एक यकसुई के साथ अमल करना होगा और सबने मिलजुल के सब जोड़ने होंगे। डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं कि ये अब पहले से वायरस ने अपने अंदर चेंज भी लाया है, तो ये जो चेंज वायरस के अंदर आया है तो इससे क्या इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा हो गई है, ये ख़तरनाक पहले से ज़्यादा है, ये इस बारे में अभी कोई हतमी राय नहीं बनी है? इसमें ये रिसर्च हुई कि कुछ चेंजेस ऐसी आई हैं जिससे इसकी ट्रांसमिशन पहले से आसान हो गई है। मतलब ये वायरस के फेवर में है और हमारे फेवर में नहीं है कि इसकी ट्रांसमिशन, क्योंकि ये इंसानों का वायरस नहीं था, पहले जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होता। इनिशियली इसको थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी ट्रांसमिशन में, अब ये बहुत सहूलत के साथ ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये आप नंबर ऑफ केसेस, ये तो अभी शुरुआत है, आप अगर दिसंबर के मिड में जाएंगे आखिर तक तो ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही। तो अच्छा, जो आप फिगर्स कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना मामला हो, क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करना, रिसर्च की भी बात कर रहे थे, तो हमारे साथ कोरोना टास्क फोर्स को हेड करने वाले पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये सूरत हाल जो रोज़ाना के फिगर्स हैं, पिछले हफ्ते आपसे बात हो रही थी और अब एक वीक में ये फिगर्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े, चाहे वो एक्टिव केसेस हों, चाहे वो अमवात हों, या टोटल जो इस वक्त मरीज़ों की तादाद है उसमें। तो अब मामला ये है कि जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इक़दामात क्या आप समझते हैं हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर वो नज़र आ रहे हैं जिससे हम रोक पाएँ? अगर तो नहीं है तो फिर तो जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं कि मिड ऑफ दिसंबर तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और हमारी लेबॉरेटरी कराची यूनिवर्सिटी में जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में हमने पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर किया है। 48 अलग अलग उसका कोरोना वायरस के जो कलेक्ट किए थे अलग अलग जगहों से, और पता चला है कि बहुत अहम म्यूटेशन आती है इसमें, जिसकी वजह से इसके बिहेवियर में भी फर्क आ गया है। अमवात जल्दी हो रही हैं, एग्रेसिवनेस इसकी बढ़ गई है। तो सिचुएशन जो है, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है कि काफ़ी परेशान कुन सिचुएशन। और फिर जो हम ये बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और जो आपस में मेल मिलाप हो रहा है और लोग जो सीरियसली ले रहे, SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो ये बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है अगर हमने अहम इस वक्त फौरी तौर पे इक़दाम नहीं किए। हवाई जहाज देखें कि पहले एक सीट छोड़ के ट्रेवल करना होता था मार्च, अप्रैल, मई में, अब जो है सारे हवाई जहाज भरे हुए जा रहे हैं, कोई SOPs की प्रॉपर ख्याल नहीं कर रहा। इसी मेरा ख्याल से तो दफ़ा 144 नाफिज कर देनी चाहिए पूरे मुल्क में। आप सारी सनतें तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं मुल्क के लिए, लेकिन दफ़ा मीटिंग्स, गैदरिंग्स वगैरह जो हैं वो सब रोक दी जाएं और SOPs पे सख्ती से अमल कराना चाहिए। चाहे उसमें फाइन्स करें, चाहे वो सिंबॉलिक फाइन्स हों, लेकिन वो फिर मैसेज जाती है कि गवर्नमेंट अब सख्ती कर रही है। तो इसमें हमें प्रोग्रेसिवली सख्त करना पड़ेगा। ऑलरेडी कोई 5000 जगहें मुल्क की लॉकडाउन में हैं इस वक्त, जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इनको भी बढ़ाना पड़ेगा और रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और अभी जो जलसे जुलूस हुए हैं इनका आप इम्पैक्ट 2-3 हफ्ते बाद देखेंगे कि आप काफी तेजी से और बढ़ेगा इसकी वजह से, और अमवात भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो सर ये तो अभी है वो बहुत परेशान कौन है। जो फिगर्स भी अभी हैं वो है कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं वो पेशावर में है, क्योंकि पेशावर में करीब कोई 1.5-2 हफ्ते पहले जलसा हुआ, उसमें वहाँ आज जो फिगर्स है, उसके बाद हैदराबाद का नंबर है और उसके बाद फिर कश्मीर का नंबर आ रहा है। लेकिन मामला ये है कि इसमें डॉक्टर साहब जो बार बार बात हो रही है, फ़लाँ मुल्क ने वैक्सीन तैयार कर ली है, फ़लाँ लेबॉर्ट्री वैक्सीन तैयार कर रही है, तो जो आप अभी फरमा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त अपनी शक्ल भी बदल रहा है, तो जो वैक्सीन इस वक्त तैयार हो रही हैं क्या वो उसके लिए कारगर होंगी?
फिर क्या ये भी सवाल है कि ये कोई 2-4 माह, साल बाद या एक दफ़ा लगवा लें और उसके बाद फिर सारी उम्र के लिए आसानी हो जाए, जैसे बच्चों के कुछ हिफाजती टीकों की तरह होता है? तो क्या इस पे भी काम हो रहा है कि ये कब कब लगेगी, कब आएगी? क्योंकि वैक्सीन पर लोगों ने अब सारी तवज्जो मरकूज कर ली है। जी, वैक्सीन अभी फौरी तौर पर नहीं आने वाली। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बड़े स्केल पर, जिस स्केल पे आपको चाहिए, ये अगले साल गर्मियों से पहले वैक्सीन नहीं आएंगी। और फिर कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है, कौन सी फेल होती है, किसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, अभी तो किसी एक वैक्सीन का भी किसी मुल्क में जहां वैक्सीन ये बन रही है उसके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने अप्रूवल तक नहीं दिया है। तो और ये कुछ ममालिक ने बुकिंग करा ली है बड़े पैमाने पे वैक्सीन की, और फिर ये कि जैसे अभी आप कहा कि उनकी एफिकेसी, उनकी जो अफादियत है कितने अरसे तक रहेगी, आपको हर 2 महीने बाद वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या 2 साल तक उसकी अफादियत चलेगी, एंटीबॉडीज कितने अरसे तक आपके जिस्म में रहती हैं। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 3, 4, 5 महीने बाद एंटीबॉडीज जिन लोगों को हो चुका है कोरोना वायरस, उनके अंदर भी एंटीबॉडीज काफी तेजी से कम होने लगती हैं, और बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें दोबारा उनको ये बीमारी हो रही है, तो दोबारा अटैक हो रहा है कोरोना वायरस का। तो ये ओपन क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम फॉलो करें, और हुकूमत को प्रोग्रेसिवली, जैसे मैंने कहा, सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि अब आपने जो जलसे हुए हैं मुल्तान में उसका आप नतीजा देख लीजिएगा। 2-3 हफ्ते में कितनी अमवात वहाँ बढ़ती हैं और कितने लोग वहाँ पे मुब्तला होते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ जलसे होंगे 2 हफ्ते के अंदर आपको उसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि इतनी अमवात बढ़ गई है वहाँ पर, इतने लोग इसमें मुब्तला हो गए। तो ये तो बहुत ही गलत सूरत हाल है इस वक्त, और हमें पूरे मुल्क में पाबंदी लगानी पड़ेगी इस किस्म की गैदरिंग जिस किस्म की हो रही है उससे यकीनी तौर पर। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, डॉक्टर सईद खान साहब से। डॉक्टर साहब, ये लोग तो इस वक्त ये हो रहा है कि जिसको हो गया है वो कहते हैं यार तुम तो बड़े इस वक्त लकी हो कि तुम्हें हो चुका, तुम ठीक ठाक हो गए, अब तुम्हें दोबारा नहीं हो सकता है। तो क्या डॉक्टर साहब ये मुमकिन, क्योंकि मैं इस मरज़ में खुद मुब्तला हुआ, नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, नज़ीर लगारी साहब को भी हुआ है, फिर दोनों को अल्लाह ताला सेहत दी, तो डॉक्टर सईद साहब ये दोबारा भी हो सकता है उन लोगों को जिनको हो चुका है अगर एहतियात ना हो? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजाव फरमाया, और डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह निशानदेही की, क्योंकि ये नई बीमारी, शुरू में ये ख्याली थी लोगों को जो एक बार किसी को हो जाए तो उसको नहीं होगा, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इस पर रिसर्च हो रहा है, और हमारे सामने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको दोबारा भी इन्फेक्शन हो चुका है। क्योंकि जो पिछला जिनको इन्फेक्शन होता है किसी दूसरे वायरस से था, अब वायरस अपनी शेप चेंज की, तो वो जो एंटीबॉडीज है वो कारामद नहीं है नए वायरस के लिए। तो ये मतलब बहुत कम लोगों में है, लेकिन ये केसेस सामने आए हैं कि री इन्फेक्शन, जिसको हम फिनोमेना कहते हैं, री इन्फेक्शन, कि दोबारा भी उस बंदे को इन्फेक्शन हो सकता है जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका था। तो ये बिल्कुल, अगर वो लोग मास्क यूज नहीं करे या वो एहतियात नहीं करे इस वजह से कि उनको पहले इन्फेक्शन हो गया था और अब से एहतियात हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए। बल्कि ये कहा जाता है जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनको भी इवन एहतियात करनी चाहिए। तो हमें इस बात पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हमने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली वैक्सीन से, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कल परसों तक वैक्सीन आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा। Exactly. ऐसा बिल्कुल नहीं कि वैक्सीन, जैसे डॉक्टर साहब ने निशान देखी कि उनूस दिली दूरस्त, कि भाई जब तक वैक्सीन आएगी बहुत टाइम लग चुका होगा, और तब तक अगर आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे, अगर हम 5 रुपए का मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 5000 की वैक्सीन कैसे अफोर्डेबल होगी सब पूरे पाकिस्तानियों के लिए। तो ये जरूरी है कि हम अपने SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और अभी से फॉलो करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें। एक लम्हा भी उसमें ना हम जो है उसमें उताही ना बरतें, और जहाँ जहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली बिल्कुल सही है, ये फॉलो करें। लगारी साहब, ये मैं सेहतमंद होने के बाद अभी भी खतरे में है, उस दायरे में है कि किसी भी वक्त, और डॉक्टर तावर रहमान साहब कह रहे थे कि 5-6 माह के बाद वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी ख़त्म होती हैं और फिर दोबारा से अटैक हो जाता है। तो सर यहाँ पाकिस्तान में जितने 5-6 लाख लोगों को हुआ उनको उससे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत हो गई है। बिल्कुल ऐसा है, और हम ये नहीं समझते हैं कि ये बहुत दीगर बीमारियों की तरह है। ये ऐसी बीमारी है जो दोबारा लग सकती है, नज़ला दोबारा होता है, बुखार दोबारा होता है, कोई उसके एलिमेंट्स और होते हैं, उससे और हो जाता है। ये वायरस ऐसा नहीं है, हमें नज़ले का वायरस जो है वो साल में 2 मरतबा लग सकता है, तो ये वायरस क्यों नहीं लग सकता? आपके पास उसका इलाज है, इसका इलाज नहीं है, और उसकी वैक्सीन या उसकी आप कोई एंटी एलर्जी लेते हैं, आप उस पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तो हो जाता है।
इसी तरह से ये भी है। और क्या पता जो वैक्सीन आ रही है वो आपको दायमी तौर पर ठीक करेगी या ख़ास पीरियड के लिए ठीक करेगी, और जब दोबारा डायग्नोस हो तो दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये तो अभी मालूम नहीं है। और फिर ये कि जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो अपनी वो बदल रहा है, अपनी हालत भी बदल रहा है और अपनी कैपेसिटी आप जो आपको ज़्यादा ज़रर पहुँचाने की, नुकसान पहुँचाने की कैपेसिटी है वो भी उसकी बढ़ रही है। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में उसका हम भी एहसास कर सकते हैं कि उसकी शिद्दत कम रही होगी। हमारा ये ख्याल है कि जब पहला अटैक हुआ था तो उसकी शिद्दत बावजूद इसके कि हमारे क्रोसेज वो जो नंबर से वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, उसके बावजूद भी वो कम थी। सर्दियां जो हैं डॉक्टर साहब तो दिसंबर 15 का बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में अगर हुकूमत गुड़ खाएगी तो किसी को गुड़ खाने से मना नहीं कर सकेगी। अगर हुकूमत खुद जलसे करेगी, अगर हुकूमत के वज़रा जलसे करेंगे और हुकूमत के वज़रा जाकर खिताब करेंगे, ये तो जरूरी हो गया, दूसरों को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक और खबर से आपको आगाह करें, क्योंकि कराची में पिछले 3 से 4 दिनों में स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। पहले नेशनल हाईवे उन्होंने बंद किया और अब उन्होंने रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया और आने जाने वाली जो ट्रेन हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुअत्तल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ से एहतजाज के जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ मौजूद है। जी कफील, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? को मुज़ाकरात के लिए लोग आए हैं, कोई एहतजाज खत्म हो रहा है या अभी एहतजाज करने वाले बैठे हैं? देखिए मुदस्सर, ये 5 घंटे तकरीबन जो है वो हो गए हैं और मेरे कैमरामैन इस वक्त रेहान दिखाएं तो सूरज जू की तू है, बल्कि अगर आप ये कहें कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद में इजाफा ही हुआ है। मुजाहिरीन जो कि रेलवे ट्रैक था उस पर लेट गए थे, उसको आग भी लगाई गई थी और अपने यहाँ नगमे भी बजाए जा रहे हैं। इनके डिमांड्स वही हैं कि इनको मुलाजमीन के जो लेटर्स हैं उनको वापस लिया जाए, इनको बहाल किया जाए और पाकिस्तान स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है वो रिवाइव किया जाए ताकि ये पाकिस्तान स्टील जो है वो चल सके। मजमूई तौर पर मैं आपको बताऊँ, जब पाकिस्तान रेलवे हुक्काम से हमारी बात हुई उनके मुताबिक 5 ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त मुतासर हैं, जिसमें तेज़गाम है, ग्रीन लाइन है, कराची एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है, रहमान बाबा है और एक्सप्रेस को बिन कासिम से कबल जो है वो रोक लिया गया है। तो मजबूरी सूरत हाल ये है, डिप्टी कमिश्नर जो है वो मलिर और इसके अलावा जो SSP हैं उनसे मुज़ाकरात का अमल जो है वो इंतज़ामी के साथ जारी है। अब देख रहे हैं कि वो यहाँ के क्या पैगाम देते हैं। ताहाल यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो कि अभी तक किसी किस्म की कोई जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन अब देख रहे हैं कि 5 घंटे हो चुके हैं, ये प्रोटेस्ट ख़त्म होता है या नहीं होता, इसलिए कि जो रेलवे जो ट्रेन का शेड्यूल है बुरी तरह से इस वक्त मुतासर है और जो है वो ट्रेन जो हैं वो रुकी हुई हैं और धरना ताहाल जारी है। तो इसमें मतलब है कि भी मुज़ाकरात अभी तक चल रहे हैं, कि मुज़ाकरात में मामलात आगे नहीं बढ़े हैं, ट्रेनें मुख्तलिफ जगहों पर जो रुकी हुई हैं वो वैसे की वैसे। तो मुज़ाकरात में आपको लगता है कि आज बातचीत हो जाएगी, रेलवे ट्रैक खुलने की कोई उम्मीद होगी? देखिए जिस तरह मैंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर मलिर हैं और SSP जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया जो कि अपना PSM की जो इंतज़ामिया है उनको ये टास्क दिया गया कि वो आगे बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि वो किस हद तक जो मामलात को हल कर पाते हैं और फिर वो यहाँ के क्या पैगाम देते हैं कि जो मुतासरीन हैं वो यहाँ से जो है वो मुंतशिर होने को जो है आमादा होते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, ये ऐसा फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। डिप्टी कमिश्नर मलिर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ही है कि मुज़ाकरात करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। स्टील मिल्स के मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज क्या रंग लाता है ये तो अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। लगारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।